ओके सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हमारी 149th क्लास है और 15th क्लास है वोकेबलरी की। पिछली वाली क्लास के अंदर जो मैंने वर्ड्स किए थे वो वर्ड्स एक बार बता देता हूँ, आप जाके पिछली वाली क्लास में उनको देख सकते हो। वो वर्ड्स थे योर, सिटीजनरी, एक्सोट, परफंक्ट्री, ब्लाइट, लोड स्टार, मूट, निम्बल, इन्फ्रैक्शन। ओके तो आज के वर्ड्स हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है रेप्लीट। स्पेलिंग लिखो REPLETE, 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 रेप्लीट जो एडजेक्टिव है। ओके समथिंग, ओके विथ समथिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? सो दे आर मोर देन वन मीनिंग। The first meaning is will provide and supplied with something. That means देखो सबसे पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है with something, किसी चीज के साथ। क्या किसी चीज के साथ? will provide and supplied with something, तो कुछ प्रोवाइड करेंगे, कुछ सप्लाई करेंगे। filled with something, किसी चीज से फिल कर दिया, तो किसी चीज के साथ कुछ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप लोग जब खाना खाते हो तो खाने के साथ क्या प्रोवाइड किया जाता है? सैलेड, जिसे हम हिंदी में सलाद बोलते हैं। तो सैलेड प्रोवाइड किया जाता है। ओके तो अब एक एग्जांपल देखो। अ गेम रेप्लीट विद ड्रामा एंड हाई टेंशन। अ गेम, एक गेम, रेप्लीट विद, तो रेप्लीट विद मतलब प्रोवाइड, उस गेम के अंदर था, दिया था। क्या था? किसके साथ था वो? विद ड्रामा एंड हाई टेंशन। जैसे सैलेड, जैसे फूड, द डिनर रेप्लीट विद वेरी गुड सैलेड, मैंने बोला। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग अचार जरूर देते हैं, पिकल जिसे बोलते हैं, PICKL, पिकल। So the food was repleted with, the food repleted, तो इसे मेरे को लगता बोलूंगा, the food was replete with variety of pickles। ये भी एक सेंटेंस है कि फूड के साथ बहुत सारे सप्लाई किए गए, क्या दिए गए? अलग अलग तरह के अचार। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, Payment of Gratuity Act 1972, among others, are replete with minute rules and view contravention through the lens of criminality। ये सेंटेंस है। अभी सेंटेंस क्या था मैं बता देता हूँ इस आर्टिकल को। पीछे एक आर्टिकल आया था कि हमारे यहाँ पे, मैं बताता हूँ, जब इंडिया में जो बिजनेस करते हैं लोग, तो हमारे बिजनेस के साथ इतने सारे लॉज बने हुए हैं, इतने सारे एक्ट हैं, और उनमें इतने सारे सेक्शंस हैं जो आप कुछ काम करने जाओ तो उसको क्रिमिनलाइज कर देता है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भारत में तो जीना ही बहुत मुश्किल है और बिजनेस करना तो और भी मुश्किल है। तो उसी आर्टिकल से मैंने लाइन ली है, द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। तो ये अलग अलग एक्ट दिए हुए हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अमंग अदर्स आर रेप्लीट विद माइन्यूट रूल्स एंड व्यू कंट्रोवर्शन थ्रू द लेंस ऑफ द क्रिमिनलिटी। मैं आपको एक बड़ा अच्छे एग्जांपल देता हूँ। एक मतलब अब देखो, लॉ जो बने वो बुरे भी नहीं बने हुए। आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान, कोई कंपनी, कोई रेस्टोरेंट या ढाबा चला रही है, कोई इंसान, कोई कंपनी, ध्यान से सुनना, कोई रेस्टोरेंट, ढाबा, खाने का सामान बना के बेचने का काम कर रहा है किसी स्थान पर, तो ये कानून है कि उसकी दीवारों पे अंदर प्लास्टर होना चाहिए, प्लास्टर होना चाहिए, और प्रॉपर पक्का बढ़िया पेंट होना चाहिए। अगर उसकी दीवारों पे ढंग का पेंट नहीं हुआ, उसका प्लास्टर उखड़ रहा है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने ये देखा कि खाना बनाने वाले क्या करते हैं, बाहर तो अच्छा अच्छा करते हैं, अंदर किचन के अंदर जहां मेन जो आपके पेट में जो खाना जाना है
वो जगह गंदी है तो उसके ऊपर अरेस्ट हो सकती है उस रेस्टोरेंट ओनर की, उसके मालिक की अरेस्ट का भी प्रावधान है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनके ही रेस्टोरेंट में देखा है, उनका रेस्टोरेंट है कि बाहर से रेस्टोरेंट अच्छा है, रेस्टोरेंट का काफ़ी नाम है, पर अंदर से उनकी किचन ऐसी थी कि प्लस्तर भी उखड़ रहा था। तो आप देख सकते हो कि हाइजीन का ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हुए, ऐसे बुरे एक्ट्स भी नहीं है। अगला एक और इसका मीनिंग है रेप्लीट का, वेरी फुल ऑफ फूड। कहते हैं ना कि खाने से भरा हुआ, माई स्टमक इज रेप्लीट विथ फूड। ओके, सेंटेंस देखो, रेप्लीट विद टर्की एंड प्लम पुडिंग आफ्टर क्रिसमस लंच। रेप्लीट विद टर्की, टर्की भरा हुआ है, एंड प्लम पुडिंग आफ्टर क्रिसमस लंच। तो कह सकते हैं दिस डिनर, माई डिनर वॉज रेप्लीट विद टर्की एंड प्लम पुडिंग। तो कुछ भी है, मतलब खाने का कुछ भरा हुआ है, तो उसे हम ये ऐसा कह देते हैं। ओके, अब एक बड़ा अगला वर्ड लिखो, फिर बताता हूँ ये वर्ड क्या है। लिखो SPITTONS। SPITTONS, स्पिट। SPIT, स्पिट क्या होता है? थूक या थूकना। और ये स्पिट से वर्ड बना है स्पिटून्स। स्पिटून्स क्या होते हैं? थूकदान। आपने फिल्मों में देखा होगा कि पहले के राजा महाराजा नवाबों को जिनको पान का शौक था, वो लोग एक थूकदान, पीक दान जिसे कहते हैं, थूकदान नहीं, पीक दान ज्यादा एक्यूरेट वर्ड होगा। तो पीक दान वो ऐसे लेके चलते थे, मेटल का बना हुआ। और हमारे यहाँ तो इंडिया में बहुत गंदी हैबिट है, इंसान लोग पान खाते हैं और किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पिचकारी मार देते हैं अपने थूक की गंदी। तो वो वहाँ पे आपने देखा होगा बाल्टियाँ रखी होती हैं, या एक बड़े बड़े पहले पीतल के ऐसे बर्तन भर के उनमें रेत डाल के रखते थे, वो पीकदान कहलाते थे। ठीक है, तो अब एक सेंटेंस देखो आप। तो ये जो स्पिटून है ना, ये फॉर्मल वर्ड है थूकदान का, पीकदान का। ना एक एग्जाम्पल देखो। The question is, in the 21st century, do Indian entrepreneurs need microscopic oversight on the provision of spittoons, gender segregated washrooms, places for storage of clothing, and painting the inner walls of canteens? So not only ये इसी आर्टिकल का था। तो ये अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ पे जो लॉ है, ये भी समझो उसमें क्या है। आपका वो वर्क प्लेस है, कैसा भी वर्क प्लेस हो, वहां पे आपको पीकदान रखना जरूरी है। आदमी और औरत के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाना जरूरी है। कपड़ों को रखने की जरूरत है, एक स्थान जरूरी है। और आपका जो खाने का स्थान है, कैंटीन है, वहां पे दीवारों को प्रॉपर पेंट होना जरूरी है। तो पर ये कह रहे हैं कि क्या आज के जमाने में इन द 21st सेंचुरी डू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नीड माइक्रोस्कोपिक। वैसे मुझे इनका ये आर्टिकल बहुत फनी लगा था। तो ये कह रहे थे कि भाई 21st सेंचुरी में तो ये सब चीजें जरूरी है, पहले तो होती नहीं थी, पहले कहाँ होती थी। हाँ, ये बात अलग है कि इससे देखो हर एक तरह की इंडस्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां पर मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है, खाने पीने की जो बात है। लेकिन हाँ, इसमें क्रिमिनल प्रोविजन है, ये सोचना होगा। क्रिमिनल प्रोविजन में क्या होता है कि सीधा आके अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो अरेस्ट की जरूरत नहीं होती, उसमें पेनल्टी लगाना मेरे हिसाब से फिर भी सही है। चलो अगला वर्ड करते हैं, इवोकेटिव। EVOCATIVE, 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 इवोकेटिव। इवोकेटिव होता है, ये एडजेक्टिव है ऑफ समथिंग, किसी का। क्या, समझो इसको, that brings strong images, memories, feelings, etc. of something into one's mind. Okay.
ये मैंने वर्ड पढ़ाया आपको पहले, स्पिटून, ये सारे वर्ड्स। चलो, सो कुछ ऐसा क्या दैट ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग इमेजेस। आप लोगों ने हैरी पॉटर नॉवल पढ़ा है कभी बच्चों ने? मूवी देखी है हैरी पॉटर? यस सर। ओके, मैं ये कहूंगा कि आप लोग उसका जो नॉवल है वो जरूर पढ़ो, हैरी पॉटर। क्यों? बिकॉज इट इज एन इवोकेटिव नॉवल। इवोकेटिव क्यों है? कि ये इट ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग इमेजेस। और जो मूवीज होती है दे आर ऑल्सो इवोकेटिव बिकॉज दे ब्रिंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी। उनकी मेमोरीज होती है, फीलिंग्स होती हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज जो स्ट्रॉन्ग इमेजेस, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज मिल जाए हमारे पास बच्चों के। मैंने इसलिए हैरी पॉटर का नाम लिया क्योंकि कल ही मेरी नज़र पड़ी है हमारे पास, मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी की नई बुक्स आई हैं। हमारी जो कैटलॉग है वो अभी 30,000 किताबों के आसपास हो गई है, बल्कि ज़्यादा ही होगी, 35,000 किताबें हैं। 35,000 किताबें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैरी पॉटर सीरीज अवेलेबल है। तो आप हमें, हमारी वेबसाइट तो है ही nspmart.com, अगर वहाँ नहीं है अवेलेबल ये चीज़, लेकिन सेट पूरा भेजा जाएगा, एक किताब नहीं। जो भी हैरी पॉटर का पूरा सेट होगा वो मिलेगा। ऐसे बाकी कई राइटर्स हैं जो बच्चों के अच्छे हैं। तो आप अगर अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहो और अपनी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करना चाहो तो मैं तो कहूँगा कि भाई इंग्लिश के अंदर ही पढ़ो। और अगर किसी को गिफ्ट करनी है हिंदी में तो आप ले सकते हो। तो एक एग्जाम्पल देखो, एन इवोकेटिव अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एज अ कोल माइनर। एन इवोकेटिव अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। इवोकेटिव अकाउंट ऑफ हिज लाइफ। अकाउंट ऑफ हिज लाइफ मतलब कि मान लो किसी ने अपनी लाइफ के ऊपर कोई किताब लिखी और उसने क्या दिया, एन इवोकेटिव अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, कि उसने अपने जीवन का ब्यौरा दिया। कैसा ब्यौरा था? इवोकेटिव। एज ए कोल माइनर, कि उसने जो कोल माइनर, तो एक कोयले में काम करने वाले आदमी ने अपनी जीवनी लिखी। वैसे भारत के अंदर ना एक बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी बात है भारत के अंदर, और ये इसके अंदर मैं कहूंगा प्रकाशक और लोग दोनों जिम्मेवार हैं। अमेरिका के अंदर मान लो एक आदमी है, उसे लिखने का शौक है, भारत में भी हुए हैं पर बहुत कम। जैसे लोगों की जो ऊपर जो किताबें लिखी जाती है वो असल में उन लोगों पर लिखी जाती है जो बहुत बड़े बड़े कुछ उनके नाम हो जाएं, लेकिन हर एक आदमी की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी कई चीजें होती है। जैसे अभी जो हमारे यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि हिंदी नॉवल था रेत समाधि, उसका जो इंग्लिश वर्जन मतलब हुआ, फिर उसको कौन सा प्राइज मिला, बुकर प्राइज मिला आई थिंक। तो पहली बार हुआ है कि वो प्राइज किसी हिंदी बुक राइटर को मिला है, हिंदी नॉवल को मिला है। तो वो जो उसकी जो राइटर है, ऑथर जो है, वो कहती है कि लाइफ के अंदर हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो बड़ी ही स्ट्रेंज होती हैं। तो हमारे यहाँ पे अब जैसे ये एक सेंटेंस में देखा, कोल माइनर। अब कोई कोयले में काम करने वाला मजदूर, ठेले पे काम करने वाला मजदूर, गड्ढा खोदने वाला मजदूर, हो सकता है उसके बड़े अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस हो जो बड़े इंटरेस्टिंग लगे, मार्मिक लगे, इवोकेटिव लगे। इवोकेटिव मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग इमेज, मेमोरी और फीलिंग को हमारे दिमाग में पैदा करे, तो वो नहीं लिखा जाता। ये एक बहुत और पाठक भी नहीं है, ये भी एक बहुत बुरी बात है, लोग पढ़ते नहीं है। मैं एक चीज, यहाँ पर हमारी क्लासेस खत्म होने वाली है, आगे करेंगे तो आप देखेंगे। एक चीज आपको बताता हूँ कि लोग 20,000 रुपये का मोबाइल लेते हो आप लोग। ऑफ कोर्स हमारे मोबाइल का यूजफुलनेस बहुत है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल फोन का कैमरा 10,000 रुपये के नॉर्मल डिजिटल कैमरा से भी बेकार होता है। चाहे आप एप्पल का आईफोन लो, 10,000 रुपये का आप डिजिटल फोन लेते हो कैनन का, तो वो कैमरा ज़्यादा बेहतर होता है। आपका मोबाइल फ़ोन पानी में गया, आपकी इमेजेस खराब हो गई, दूसरे कैमरा से आप इमेजेस लो, उनको करो। लेकिन आपने अगर 20,000 रुपये की बुक्स अच्छी अच्छी अपने अपने घर में रखी तो वो जीवन भर
साल 2 साल, कैमरा कितना 2 4 5 साल, वो किताबें अगले 50 साल तक 100 साल तक आपकी एक घर की लाइब्रेरी में रहेगी, अगर आप उनको ड्राई कंडीशन में रखते हो, मतलब उनमें सीलन नहीं आनी चाहिए। तो इतने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट आजकल हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें इतना कुछ मिल नहीं रहा है। मैं भी आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ, आपको वर्ड्स बताता हूँ, तो मैं थप्पी करके किताबें मंगवाता हूँ, पढ़ता हूँ, थप्पी करके रोज न्यूज़पेपर आते हैं, 2 न्यूज़पेपर आते हैं, पढ़ता हूँ, बताता हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ आगे जीवन में और सीखना है तो आप लोग ज़्यादा इंटरनेट के पीछे भागो, उसका इस्तेमाल सही करो, लेकिन वो भी बहुत से लोग नहीं सही कर पाते। अब जैसे मैंने क्लासेस ली है, देखो आज 1 साल हमारा हो गया है लगभग लगभग, ठीक है, कितने कम पैसे मैंने चार्ज किए, और उसके बाद भी वीडियोस भी यूट्यूब पे डाले, तो वो ढंग की चीज़ लोग नहीं ले रहे इंटरनेट के माध्यम से। और सबसे बुरी चीज़ जो इंटरनेट के बाद अब आई है वो है बच्चों की मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स। ये बहुत ही बुरी चीज़ है बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए। अभी मैंने बच्चे को घर में क्या दिलवाया, वो जो बॉक्सिंग के ग्लव्स और सैंड बैग, मैंने कहा चल हाथ पैर हिलाएगा। अभी उसे फुटबॉल दिलाऊंगा, कल साइकिलिंग। बच्चों की बॉडी की मूवमेंट रुक गई है, और ऐसी जो अच्छा लेखन होता है वो पुस्तकों में आता है, वो मिलता है, वो रुक गया है। तो आप बच्चे भी और बड़े भी इस चीज़ को ध्यान दो कि इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स तो मैं कहूँगा ना, और बाकी फोन्स हैं या कंप्यूटर लैपटॉप, उसको एजुकेशन में पर्पस में लेकर आओ, एंटरटेनमेंट और टाइम वेस्ट करने के अलावा। कुछ कह रहे थे आप अवनीश? नो सर। ओके, अगला वर्ड देखो। अब ये फ्रेज है, और ये फ्रेज आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बहुत जगह इस्तेमाल में आता है। पहले इसकी स्पेलिंग लिख लो, EMINENCE, इसे बोलते हैं एमिनोस ग्रीस। ई के ऊपर एक छोटा सा ऐसे करके क्रॉस डंडा मार दो। आई थिंक ये फ्रेंच है जो इंग्लिश में आया, EMINENCE, एमिनोस, GRICE, ये नाउन है। इसके 2 मीनिंग है। एक है कॉन्फिडेंशियल एजेंट, स्पेशली वन एक्सरसाइजिंग अनसस्पेक्टेड और अनऑफिशियल पावर। ओके, पहला जो इसका मीनिंग है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक कॉन्फिडेंशियल एजेंट, कोई कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त एजेंट है कोई, ठीक है, स्पेशली वन, खास करके वो एक्सरसाइजिंग अनसस्पेक्टेड और अनऑफिशियल पावर, कि मतलब आपने एक अनऑफिशियल है, लगता है होता है ऑफिशियल लेकिन अनऑफिशियल लगता है। लेकिन जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो ध्यान से सुन लो, एमिनेंस, योर एमिनेंस ग्रेस, एमिनेंस ग्रेस। ओके, एमिनेंस ग्रेस, ए रिस्पेक्टफुल अथॉरिटी, स्पेशली एल्डर स्टेट्समैन। अब जैसे कई लोग अपनी फील्ड के अंदर बहुत उम्र दराज हो जाते हैं और अपने हुनर में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जैसे एमिनेंस ग्रेस लता मंगेशकर, एमिनेंस ग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर, एमिनेंस ग्रेस गुलजार साहब, एमिनेंस ग्रेस। तो उन लोगों के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, एमिनेंस ग्रेस। तो सेंटेंस है, एज गुलजार हिंदी सिनेमा's एमिनेंस ग्रेस put it so evocatively on her passing away। तो ये कुछ समय पहले लता मंगेशकर गुजरी थी, उस समय मैंने ये आर्टिकल में था, तो गुलजार साहब ने कुछ उनके लिए बात कही, तो एक सेंटेंस था, एज गुलजार हिंदी सिनेमा's एमिनेंस ग्रेस पुट इट सो इवोकेटिवली, कि उन्होंने उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा करता है। तो ये एक था वर्ड। अब एक वर्ड लिखो जो कि बहुत ज़्यादा यूज में आता है, UBI, QUI TOUS, UBI
ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous। क्या होता है ubiquitous? एडजेक्टिव है। तो ये इसको आप मजाक के रूप में भी कह सकते हो या फिर इसको औपचारिक रूप से भी कह सकते हो। अब जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि भैया ये तो सर्वशक्तिमान है और सर्व स्थापित है, कि भैया ये तो हर जगह है। तो इस चीज को आप आदरपूर्ण स्वभाव से भी आदरपूर्ण भाव से भी कह सकते हो और इसको मजाक में भी कह सकते हो। सीमिंग टू बी एवरीवेयर इन सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। द ubiquitous स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा की ubiquitous स्टोरीज है कि वो एक ही जगह कई स्थानों पे। ऐसी भगवान बुद्ध की भी स्टोरीज है, ubiquitous प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कि वो इंडिया में भी थे, श्रीलंका में भी थे एक ही टाइम पे। ऐसी पुरानी कई श्रीलंका के अंदर कहानियां हैं कि एक ही समय में एक साथ हर जगह। अब ये वही लता मंगेशकर जी के निधन पर जो आर्टिकल पढ़ा था उस पर था कि शी मतलब लता मंगेशकर जी, शी वॉज omnipresent क्या होता है? सर्वशक्तिमान। लिख लो OMNIPRESENT, 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 सर्वशक्तिमान। ए रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म क्या होता है? UNIVERSALISM, यूनिवर्सलिज्म मतलब सार्वभौमिक। ऑफ द ubiquitous रेडियो एंड विविध भारती अक्रॉस द कंट्री। तो शी वॉज omnipresent, वो सर्वशक्तिमान थी। ए रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिवर्सलिज्म और ऑफ ubiquitous रेडियो, तो रेडियो एंड विविध भारती अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल था। सो शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन दैट ubiquitous रेडियो। तो इसमें ubiquitous किसके लिए बोला? रेडियो के लिए। अगला एक वर्ड लिखो DEFECTORS, DEFECTORS। दल बदलू नेता को बोलते डिफेक्टर्स वर्ड है। जो एक दल छोड़ के पार्टी जीत जाती है, उस पार्टी के साथ होते हैं, सरकार नहीं बन रही होती, दूसरी पार्टी के चले जाते हैं, वो होते हैं दल बदलू नेता। और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है।